अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर तुम चुप ना हुई तो मैं उससे जान से वो जारियत से कहता आगे बढ़ा था। जब वो बेसख्ता उसका हाथ थाम गई थी, वो उसकी तरफ मुड़ा। वो आंसू ज़बत किए नफ़ी में सर हिला रही थी। तभी बिलाल वहाँ आया था। पीछे एक सिपाही ने बाबर अहमद को शिकंजे में लिया हुआ था। यार ये मामला उछले ना। वो उससे हाथ मिलाता बोला, फिक्र नहीं करो। मुस्कुरा कर कहता एक नज़र रानिया को देखकर बोला जिसके पीछे उसका दोस्त पागल हुआ था, चलो ले जाओ उसे। बिलाल अपने सिपाहियों से बोला, एक मिनट। जब वो अचानक बोली थी उसकी आवाज़ पर बिलाल और हैदर दोनों ही चौंके थे। वो बोलकर आगे बाबर अहमद के पास बढ़ी थी। ये क्या समझा था मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? उससे पहले कि वो दोनों कुछ समझते वो उसके मुंह पर अपने नाजुकात का जोरदार थप्पड़ लगाकर दोनों को हैरान कर गई थी। तेरा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सबसे पहले बिलाल को होश आया था। वो कहका लगाता जल्दी से आगे बढ़कर उसका दूसरे थप्पड़ का उठा हाथ थाम गया था। बस से जाने जिगर, अब बिलाल का अपना काम करने दो। वो उसके नाजुक से हाथ को गिरफ्त में लेता पीछे से उसके कान में सरगोशी करता बोला था। वो अम्मा के गले लगी फूट फूट कर रो दी थी। वो शर्मिंदा सर झुकाए पीछे था। बड़ी मुश्किलों से वो उससे सुला कर बाहर आई तो वो अरीब के साथ सर झुकाए बैठा था। वो उसको देखती चुपचाप आकर सोफे पर बैठी थी। वो उनके कदमों में आ बैठा था। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से उसके चेहरे ही से नहीं बल्कि लहजे में भी शर्मिंदगी महसूस करके वो उसकी बात काट गई। नहीं बेटा, तुम तो मेरी वो दुआ हो जो रानिया के अब्बू के बाद मैंने उन दोनों की हिफाजत के लिए अल्लाह से बेहिसाब मांगी है। वो उसके पेशानी चूम कर बोली थी, तुम ना होते तो मेरा बेटा शायद जेल में होता। मेरी रानिया को रफ़ीक ले, वो रोते बोल रही थी जब जल्दी से उनकी बात काट गया था। ऐसे ही ले जाता। वो जल्दी में बोलता ज़ुबान दांतों में दबा गया था। फिर उन दोनों के हाथ थाम कर उसने अपने दिल की मुराद बयान की थी। मैं रानिया से शादी करना चाहता हूँ। लम्हे भर वो कंग हुई थी। अरीब की पांचें फैली थी। वो चलकर अम्मा के बराबर में आकर बैठा था। ये मेरी सर फिरी बेटी की खुशनसीबी होगी। उन्होंने उसको बाजू से पकड़कर अपने बराबर बिठाया था। उनकी बात पर वो हंसा था। एक माँ की इल्तिजा है बेटा। वो बेचारगी से बोली, हुक्म करें आप। वो अदब से उनके सामने झुका था। ये निकाह कल हो जाए बेटा, मैं बहुत डर गई हूँ। उस पर तो जैसे शादी मर्गदारी हो गया था। वाह अम्मा, कितना मज़ा आएगा। सर आप मेरे भाई बन जाएंगे। अरीब फरते मुसरत से बोला तो वो हंस दिया था। जैसा आप कहें, पर उससे पहले आपको मेरी जाने मन से बात करनी होगी। वो शरारत से बोला था। वो और जिसकी किस्मत का फैसला हुआ था वो बेखबर पड़ी सो रही थी। मैं नहीं करूँगी उनसे शादी। अरीब के बताने पर उसने सर घर पर उठा लिया था। मसला क्या है ये तो बताओ। सना को अम्मा ने फ़ोन करके बुला लिया था। कोई एक तो बताओ। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली, तुम दो ही बता दो। सना इत्मीनान से बोली। वो सिगरेट पीते हैं। उसका रात का रूप आंखों के सामने आया। आजकल लोग ड्रिंक करते हैं, तुम सिगरेट की बात करते हो। सना ने उसकी बात हवा में उड़ाई। और वो बदतमीज़ है, बेशरम है। उसे सीढ़ियों की टक्कर याद आई। क्या क्या उन्होंने ऐसा तुम्हारे साथ? सना उन्हें खोजती नज़रों से देखा। बस मुझे लगता है कि वो बहुत बेशरम। वो गुस्से से बोली थी, अच्छा तुम्हारा मतलब रोमांटिक है? वो शरारत से बोलकर उसका दिल धड़का गई थी। बको मत, उसने ज़ोर से उसे चुटकी काटी थी। उनकी ज़िंदगी में पहले ही कोई जाने मन है। वो जले तपे लहजे में बोली। सना का कहकर बेसाख्ता था। उससे जाने मन से तो वो भी वाकिफ़ थी। वो सिर्फ मुझसे हमदर्दी करे। वो अम्मा को कमरे में दाखिल होते देखकर रूहान सी आवाज़ में बोली, सना उसको तैयार कर दो बेटा, वो लोग आते ही होंगे। वो सना को कपड़े थमाते बोलनी थी। उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर वो आधे घंटे में रानिया हुस्न से रानिया हैदर बनकर उसको अपने जिस्म जान का मालिक बना गई थी। रानिया ये वही है जिनको तुमने पिज़्ज़ा हट में डांट दिया था। निकाह के फ़ौरन बाद सना ने उसे बताया। उसने अपने जहन पर जोर दिया। उसे उसकी शक्ल याद नहीं आई। होंगे मुझे क्या? वो बेनियाज सी बनी। बेटा मुझे सब पता है, हैंडसम हीरो मिल गया है, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। उसकी बात पर उसने ज़ोर से सना को तकिया मारा। वो अपनी बात पर कायम थी। 5 दिन बाद भी वो ऑफिस ना गई थी, ना वो उससे बात करने पर तैयार हुई थी। उसके ऑफिस ना जाने पर तो अम्मा ने शुक्र किया था कि पर उसकी ज़िद्दी रवैये पर अब वो आग बगोला हो गई थी। लेकिन जब उसको पता लगा कि रफ़ीक अजमल और फ़ीके को वो 1 लाख उसने दिए हैं, वो हत्ते से उकड़ गई थी। मेरे अब्बा ने कर्ज लिया था, उतारूँगी भी मैं। वो कौन होते हैं? वो जोश से बोलती जा रही थी जब अम्मा ने चप्पल उठाई थी। बस करो, अब एक लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। लिहाज नहीं करोगी तो दो लगाऊंगी। उसकी हरकतों से आजिज़ आ गई थी। उस वक्त वो चुप हो गई थी, पर सुबह वो अपने वक्त पर तैयार थी। अम्मा ने हैरत से उसे देखा था। अरीब कॉलेज के लिए निकल गया था। अम्मा मैं ऑफिस जाऊंगी, मैं वैसे ही जॉब करूंगी और ख़ुद अपने अब्बा का कर्जा उतारूंगी। वो कतियत से बोली थी।
अब शौहर के ऑफिस में काम करेगी, वो अपना सर थाम कर रहेगी। वो मेरे शौहर नहीं बॉस है, उनसे ज़्यादा उसको ने खुद को तसल्ली दी थी। इतने अच्छे बच्चे के पले मैंने अपनी सर फेरी बेटी बांध दी है। वो अफसोस से सर हिलाने लगी, उस बात से बेखबर कि वो अच्छा बच्चा उनकी सर फेरी बेटी के पीछे अच्छा खासा पागल दीवाना हुआ बैठा था। मिस्टर आनिया आप यहाँ। उसका पहला सामना ही अरशद साहब से हुआ था। उसने वो मुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। अब वो आज 6 दिन बाद आई थी। तुमने तो रिज़ाइन दे दिया था ना? अक्सा ने उसे बहुत देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि सुमेरा नागवारी से घूर रही थी। कोई नहीं, ऐसे ही रिज़ाइन दे दूँगी, वो मज़े से बोलती अपनी जगह पर आई। वो बुरी तरह ठिठकी थी। वहाँ उसकी जगह कोई और साहब तशरीफ़ फरमाते। मिस्टर आनिया, इसे कहते हैं मुंह के बल गिरना। वो उसके करीब आकर आहिस्ता से बोला था। वो बेसाख्ता दूर हुई थी। ये तो मैं आपको दिखाऊंगी, मुंह के बल गिरना कहते किसे? वो उनकी आंखों में देखते चैलेंजिंग अंदाज में बोलकर सीढ़ियाँ उतरती नीचे ऑफिस की पार्किंग में आई थी। उसका दिल भर आया था। फ़ोन के मुस्तकिल होती बेल से उसकी नींद में खलल पड़ा था, पर वो वैसे ही लेटा रहा। तीसरी बार फ़ोन बजने पर उसने कॉल काटकर मोबाइल को ऑफ करना चाहा, पर स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर एकदम ठिठकते उठ बैठा था। हेलो, उसने टाइम देखा, 9:30 बज रहे थे। आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। नम लहजे उसको हैरत में डाल गया था। जाने जिगर, जो तुम्हारी जगह थी वो वही तुम्हें दी है। वो शौक हुआ था। मैं ऑफिस की जगह की बात करी। वो बुरी तरह तपी हुई थी। उस वक्त वो चौंका था। कहाँ हो तुम इस वक्त? ऑफिस में हूँ। आप फ़ौरन से ऑफिस पहुँचे? वो धौन से बोलकर उसे हैरान कर गई थी। तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? जो पहले करती थी। आप अब फ़ौरन से ऑफिस आ जाए, वरना मैं आग लगा दूँगी आपके ऑफिस को। वो गुस्से से बोलकर फ़ोन रख गई थी। उफ, मतलब ये अभी भी ऑफिस आएगी? आई एम सॉरी पापा, मुझे आपका बिजनेस खतरे में लग रहा है। वो सर थाम गया था, लेकिन फिर उसकी आखिरी बात याद करके जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर नहाने घुसा था। वो 15 मिनट में ऑफिस पहुंचा था। वो उसे अंदर लड़ती हुई मिली थी। आपके पास मेरा रिज़ाइन या टर्मिनेशन लेटर की कॉपी है अरशद साहब? जो आप बसीद हैं कि मैं इस ऑफिस से निकाली जा चुकी हूँ। अब फाड़ खाने को वाले अंदाज में बोली थी। उसने बेसाख्ता नज़र दौड़ाई। सभी काम के से हाथ रोके तमाशा देखने में मसरूफ़ थे। मिस रानी, आप मेरे रूम में? वो बगैर रुके उससे कहता आगे बढ़ता चला गया। उसकी भारी रोबारोब आवाज़ पर सभी सलाम करते अपना अपना काम संभाल बैठे थे। तुम अपना सामान उठाओ, ये मेरी जगह। वो बेचारे नए आने वाले बंदे से कहती। अरशद साहब पर कहर बरसाती नज़र डालकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह किसी और को देने की? वो गुस्से से बोलते अंदर दाखिल हुई थी, पर उसके कमरे के बीचों बीच खड़े देखकर उसने मुश्किल खुद को रोका था। ऐसे वो उसे कलाई से थाम कर अपनी तरफ खींच कर बोला। और बेसख्ता उससे अलग हुई थी। ये तुम्हारी जगह है और तुम्हें दी है। वो उसके कमरे में बाजू हमायल करता नरमी से बोला था। उसकी भी बाकी पर वो पूरी जान से लड़ती थी। छोड़े मुझे। वो उसके सीने पर हाथ रखती खुद को छुड़ाने की कोशिश में मचली थी। उसकी हालत देखकर वो हंसते हुए उसे छोड़ गया था, फिर वापसी से अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। अच्छा बैठो और बताओ क्या हुआ है? उस किस बात का गुस्सा है? अपने बेचारे शोहर पर? वो उसके सुर्ख चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में लेता बोला। कोई बेचारे नहीं है, वो बेसाख्ता तम कर बोली थी, पर उसके चेहरे पर मानी केस मुस्कुराहट देखकर वह संजीदा हुई थी। आपने फ़िक्र को 1 लाख रुपए दिए थे, क्यों? वो आंखों में सख्ती लिए पूछ रही थी। क्योंकि अम्मा तुम अरीब अब मेरी जिम्मेदारी। वो मान से बोला था। वो जो भी है, पर मैं अपने बाप का कर्ज खुद ही उतारूंगी। वो 3 महीने मज़ीद जॉब करूंगी बगैर सैलरी के। आंखों में अज़म लिए बोलती उसने उसके आगे चेक रखा। 3 महीने बेटा, तेरा बिजनेस तो हो गया। वो सर पर हाथ फेरते रुख मोड़कर बड़बड़ाया था, लेकिन फिर सीधा हुआ था। ये क्या है? वो चेक उठाता बोला। वो उसकी पहली सैलरी का चेक था। ये क्यों? वो हैरत से पूछ रहा था। ये 25,000 मैंने आपको दे दिए, बाकी आपके मेरे पास 75,000 बचे। वो सोचकर बोली। वो ज़ोर से हंसा था। यार बीवी, सब कुछ तुम्हारा है। ये बंदा, इस बंदे का ऑफिस, इस बंदे का दिल, इस बंदे की जान। वो बोलता गया जब उसने घबरा कर उसकी बात काटी। एक मिनट। वो हाथ उठाकर ज़ोर से बोली। इसके बावजूद भी मैं वो 1 लाख दूंगी। आप मेरी जगह खाली करवाएं बस। वो धौंस भरा लहजा में था। वो हंसा था। उसे मानते ही बनी। तुम्हें मैं नई टैक्सी सीट करवा देता हूँ। वो फ़ोन उठाकर बोला। नहीं, आप उसको नई जगह दें, वो मेरी जगह है। वो जिद से बोली। अरशद साहब मेरे रूम में आए। कुछ सेकंड में वो हाजिर थे। जी सर। वो उस पर एक नज़र डालते बोला। अरशद साहब फैज़ान को नई टैक्सी सेट करके दे दे, वो राना की जगह है। उसकी बात पर उसने मज़े से अरशद साहब की हैरत भरे चेहरे को देखा था। जी बीवी, और कोई हुक्म बंदा हाजिर है? वो उसकी मोहब्बत से देखता सर झुकाकर बोला। मैं मिस रानिया, और मुझे आप बुलाएं, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। वो उंगली उठाकर कहती उठ खड़ी हुई थी। वो उसके अंदाज और बेसाख्ता कहका लगा गया था। मिस रानिया, काफ़ी बनाकर ना जल्दी से। वो शरारत से बोला था। मैं इस एग्रीमेंट को आँख निकालने वाली हूँ। वो कहकर बाहर निकली थी। वो फिर कहका लगाने पर मजबूर हुआ था। मोहतरमा ने मुझे शौहर बनने नहीं देना, पर ख़ुद बीवी बनकर मेरे सीने पर चढ़कर हुक्म चलाना है। कुछ देर बाद वो नुमान के सामने अपने धड़के
तकड़े रो रो कर उसके पेट में दर्द करवा रहा था। दिन में सिर्फ 2 कप पीता हूँ। वो कुर्सी से टेक लगाता फ़ोन पर बात करता बोला। नज़रें उस पर थी जो सामने से कॉफ़ी ला रही थी। सीरियसली जाने मन कोई आप जैसी कॉफ़ी बनाता ही नहीं। मैं तो तरस गया था आपके हाथ की कॉफ़ी पीने को। उसने कप जोर से टेबल पर रखा। वो बेख्तियार मुस्कुराता। जब पहले ही कोई जाने मन थी तो मेरी किस्मत क्यों पड़ी। वो जले तपे अंदाज में ज़ोर से बड़बड़ा कर आगे बढ़ने को थी जब पाँव को आखिरी उंगली ने अपनी रवायत निभाई थी। आउच! वो अपनी पाँव पकड़े बेख्तियार नीचे बैठी थी। वो अपने जाने मन को उजलत में अल्लाह हाफिज़ कहता अपनी जगह जाने जिगर के पास आया था। वो उसके पास ही भी नीचे बैठ गया था। ये टेबल किसने बीच में रखी है। वो रोने और गुस्से के मिले जुले तासरात से टेबल पर ज़ोर से हाथ मार कर बोली। उसे ज़ोर की हंसी आई थी। वो अपने मुश्किल ज़ब्त कर गया था। कहाँ लगी है दिखाओ। वो नरमी से पूछ रहा था। आप जाएं अपनी जाने मन के पास, मेरे पास क्यों आए हैं। वो नम लहजे में बोली थी। वो अब की बार अपनी मुस्कुराहट ना रोक सका। तुम भी तो मेरी जाने जिगर हो। वो उसका गुलाबी हसीन मुखड़ा अपनी मोहब्बत की गिरफ्त में लेता हुआ बोला जो कुछ गुस्से कुछ दर्द से मज़ीद गुलाबी हो रहा था। कुछ भी कहे बगैर वो उठी थी। लेकिन ये क्या। हाय मेरी फेवरेट सैंडल। वो सदमे से दोबारा नीचे बैठी थी। नाजुक से सैंडल का स्टेप लटक रहा था। वो बेसाख्ता आई हंसी के बायस इस बार मुँह पर हाथ रखे रुख फेर गया था। सब आपकी वजह से हुआ। वो नीचे बैठी सर को पूरा उठाकर उसको देखती कदरे गुस्से से बोली थी। अच्छा मैं ये टेबल ही हटवा देता हूँ कमरे से। वो बज़ाहिर संजीदगी से बोल रहा था पर आंखों में वाज़ेह शरारत नाच रही थी। इस मनहूस का कोई कसूर नहीं है। वो खड़े होते हुए बोली। ना आप अपनी जाने मन से बात करते ना मेरी सैंडल टूटती। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। लहजे में अच्छी खासी जलन थी। वो बेसाख्ता कहका लगा गया था। फिर मुड़कर लंगड़ा कर चलती दरवाजे से बाहर निकली थी। मैडम जी क्या हुआ। आपके पाँव में चोट आई है कि। वो 2 कदम ही चली थी कि अफसल से टकराव हो गया। 17-18 साल का लड़का यहाँ पियोन था। वो उसको लंगड़ा कर चलता देखकर फिक्रमंदी से पूछ रहा था। नहीं मुझे शौक है डांस करने का। वो फाड़ खाने वाले अंदाज से बोली। अंदर बैठे हैदर का कहकर जानदार था। फिर अफसर अभी के लिए उसकी सैंडल मोची से बनवा कर आया था। रात तक हैदर रज़ा पूरी मार्केट घूमा था। फिर कहीं जाकर नाजुक सी नफीस सिल्वर सैंडल पसंद आई थी और साथ ही एक वाइट ड्रेस पर नज़र पड़ते ही उसकी गुलाबी रंगत आंखों में लहराई थी। वो बेख्तियार उसके लिए ले गया था। अपिया ये भाई का ड्राइवर लेकर आया है। अरीब के हाथ में सैंडल का डब्बा था और ड्रेस की शॉपर थी। उसके चेहरे ने बताया था कि उसे सैंडल कितनी पसंद आई थी और ड्रेस पर तो उसका दिल आ गया था। पर उसे पता था अरीब उसको चमचा था। वो मुँह में ककिया डाले बैठी थी। दूसरे दिन वो बड़ी शान से वही सैंडल ऑफिस पहन कर गई थी। वाह रानिया कितनी खूबसूरत है। तुम्हारे पाँव में तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। अक्सर ने दिल खोल कर तारीफ़ की। तो बेख्तियार सीढ़ियों पर रुका था। हाँ ना मुझे तो पहली नज़र में पसंद आई थी। वो तराई थी। 10 मिनट बाद उसका बुलावा आया था। हैदर ने पहली नज़र उसके पैरों पर डाली थी। उसके दिल ने अक्सर की बात की तस्दीक की थी। सिल्वर सैंडल में नाजुक गुलाबी पाँव अजीब से बाहर दिखा रहे थे। मेरे पास यही सैंडल थी इसलिए पहनी। वो उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखती जल्दी से बोली। अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रही हो ज़्यादा खुश ना हो। वो बेसाख्ता कहका लगा गया था। उसको चिढ़ाना था रानिया। हैदर नतीजतन उसके कहके पर खुद तपी थी। वो उससे अपने रवैये अपनी बातों अपनी कुर्बत और काम से इतना जिद करने का सोचे हुए था कि वो खुद ऑफिस आना छोड़ दे। वो नहीं चाहता था कि वो ऑफिस आकर सबकी हसार में रहे। बाबर अहमद की गंदी नज़रें भी तो यही पड़ी थी उस पर। लेकिन उसको कौन समझाता। पर वो भी हैदर रज़ा समझ गया था। वो उसके देखने उसकी ज़रा सी कुर्बत और उसकी जो मैनी बातों पर ख़ाइफ होती थी। मिस रानिया सर फाइल के साथ आपको रूम में बुला रहे हैं। उस पैगाम पर वो जी जान से तपी थी। उफ एक तो इतना मुश्किल काम दे दिया ऊपर से हर 5 मिनट बाद जनाब पर मेरा दीदार लाजमी हो जाता है। वो जल्दी कुर्ती बड़बड़ाती हुई उठी थी। उसके साथ ही सुमेरा की हसद भरी नजरें भी उठी थी। जी वो धार से थोड़ा सा खोलकर अंदर आई थी। उसके अंदाज पर तो वो अब हैरान होना ही छोड़ चुका था। मिस रानिया ये हमारा बेडरूम नहीं है जो आप इस तरह से प्यार से अंदर आ जाती हैं। उस पर भरपूर नज़र डालता बोला। उसकी बात और देखने के अंदाज पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। देखिए वो गुस्से से फाइल को टेबल पर पटक कर बोली। देखेंगे भी अब आप ही को देखना है सारी जिंदगी। वो बज़ाहिर संजीदगी से बोलकर उसे और तपा रहा था। मैं जा रही हूँ। वो पल में मुड़ी थी। मिस रानिया ये फाइल लेकर इधर बैठे। अब के वो संजीदा बॉस बना था। वो ठिठक कर वापस मुड़ी थी। उसके चेहरे पर संजीदगी देखते वो चुपचाप सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। कितनी फाइल हो गई है। रानी ने फाइल खोली तो वो आगे को झुककर फाइल पर सरसरी नजर डालता। दर हकीकत उसके दिलकश मुखड़े को देखता पूछ रहा था इतना मुश्किल है ये। वो हंसी हुई थी। उसने मुश्किल अपनी हंसी छुपाई थी। प्लीज़ काफ़ी बना दे मिस रानिया। उस वक्त वाकई उसे काफ़ी की तलब हो रही थी पर फिल वक्त वो उससे फाइल से निकालना चाहता था। वो जान बचे 100 लाखों पाए की तफसीर बनी। इतने अरसे में शायद पहली बार खुशी खुशी कॉफ़ी बनाने फ़ौरन से उठी थी। वो बेख्तियार हंस दिया था।
افضل کہاں تم؟ وہ فون پر پیون سے پوچھ رہا تھا۔ ایک تو یہ ارشد صاحب کو 12:30 بجے اپنے لنچ کی فکر ہو جاتی ہے، وہ بیزار ہوتا مجھے فائل چاہیے اور وہ اوپر شیلف میں پڑی ہے، تم دبلے پتلے ہو کر کرسی پر چڑھ کر فوراً نکال لو گے، کتنی دیر لگے گی؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ رہنے دو یار، تم صاحب کی بریانی لے لو، وہ تب کر کہتا فون رکھ کے گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کافی کا مگ رکھتی فکر مندی سے پوچھتی۔ حیدر کو اپنی لگی تھی۔ فائل اتارنی ہے اوپر سے، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی شیلف کے پاس لے جاتا چہرے سے بولا، چہرے سے جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ ارے نہیں، آپ نہیں چڑھیں، چیئر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے ابھی کرسی پر پیر رکھا ہی تھا کہ وہ اسے بازو پر ہاتھ رکھتی اسے روک گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ محترمہ کو مجھ سے زیادہ چیئر کے ٹوٹنے کی فکر ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچا، اتنا بھاری ہوں میں؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ بھاری کا تو پتہ نہیں، لمبے چوڑے تو ہیں، وہ بے ساختہ بول گئی تھی، پر اس کے بے ساختہ کہکے پر وہ اپنی بات ہی پر چھمبی تھی۔ آپ کو چوٹ لگ جاتی نا؟ وہ اپنے چھے مٹانے کو بولی۔ میری بیوی کو کچھ تو میری فکر ہے۔ اس کی بات پر بلش ہوئی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں اتار دوں؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھتی، سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ وہ نیم رضامندی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آپ مضبوطی سے پکڑ لیجیے گا نا۔ وہ اپنے پیروں میں پڑی نازک سی سینڈل اتارتی بے دہانی میں بولنے کی غلطی کر گئی تھی۔ کس کو؟ تمہیں؟ اس نے اس کے نازک گلابی پاؤں کو دیکھ کر بے ساختہ پوچھا، لہجے میں شرارت نمایاں تھی۔ نہیں، چیئر کو۔ وہ اس کو گھور کر بولی تو وہ کہکا لگا گیا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی کرسی پر چڑھ گئی تھی۔ کرسی ریوالونگ ہونے کے باعث وہ دل ہی دل میں ڈری ہوئی تھی۔ وہ ریڈ والی؟ وہ سامنے اشارہ کرتے بولے۔ کون سی؟ یہ؟ وہ نیچے پنجے اٹھاتی ایک فائل کی طرف اشارہ کرتی پوچھنے لگی۔ رانیہ، یہ ریڈ فائل ہے۔ وہ بظاہر جھنجھلاہٹ سے کہہ رہا تھا، پر آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ اوف، مجھے تو وہی ایک ریڈ فائل دکھ رہی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اس سے زیادہ جھنجھلاہٹ میں بولی تھی، پر ریوالونگ چیئر ہونے کے باعث اپنا توازن کھو گئی تھی۔ اماں، وہ چیخی تھی، گرنے کے خوف سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تھے۔ مسز حیدر، آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں؟ اس کی آواز بے حد قریب سے آئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چہرے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ اس کی مضبوط بازوؤں میں تھی۔ اتارے مجھے؟ وہ مر جانے کی حد تک شرمندہ ہوئی تھی۔ حیدر نے بھوت سے اس کے بے حد قریب سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو وہ سب بھولا تھا۔ اتارے مجھے؟ وہ اب اس کی مٹائی کو جھٹکا دے کر بولی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، وہ نرمی سے اسے زمین پر اتار گیا تھا۔ آپ کے بارے میں میرا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اس سے دور ہو کر پیروں میں سینڈل پہنتی بولی۔ کیا؟ وہ ابھی تک اس کے نرم و نازک وجود کی دلکشی میں کھویا ہوا تھا، اب بہت بے اس کی آواز، آنکھوں میں اپنے لیے جذباتوں کے خاص رنگ دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا؟ وہ باہر لاؤنج میں بیٹھی فون پر شوق سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف ثنا تھی۔ کیا؟ ثنا نے جمائی روک کر پوچھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اچھے خاصے بے شرم ہے وہ بول کر پچھتائی تھی۔ ثنا کی نیند پل میں بھاگی تھی۔ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا انہوں نے؟ اس کے پوچھنے پر وہ سب بتاتی چلے گی۔ دوسری طرف ثنا کا ہنس کر برا حال ہوا تھا۔ یار، ایک تو انہوں نے تمہیں گرنے سے بچایا اور تم انہی پر غصہ ہو رہی ہے۔ وہ اس کی حالت پر حیض اٹھا رہی تھی۔ بکو مت، مجھے پورا یقین ہے انہوں نے خود سے چیئر ہلائی تھی۔ وہ یقین سے بولی تھی، اصل میں وہ تمہیں اپنی باہوں میں اٹھانا چاہتے تھے۔ ثنا مزے سے بولی تھی۔ اسے اس کی آنکھوں کی خاص چمک یاد آئی تھی۔ اس کا دل عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ تم سے بس فضول بکواس کروا لا، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ فون رکھتے عجیب سے احساسات میں گھری کمرے میں کی طرف بڑھی تھی۔ حیدر نے 2 دنوں سے اسے اسی منحوس فائل میں الجھایا ہوا تھا۔ ایک جگہ آ کر وہ پھنسی تھی۔ اس سے پوچھنے کے لیے وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اندر نہیں تھا۔ وہ آرام سے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا، مطلب وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے 1-2 لمحے سوچا، پھر پر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اس کی ٹیبل کی ترازیں چیک کی تھی۔ نیچے کی 2 ترازیں لاک تھی، صرف ایک اوپر والی کھلی تھی اور اسے اپنی مطلوبہ چیزیں بڑی آسانی سے مل گئی تھی۔ اب ذرا کر کے تو دیکھیں مجھے بلیک میل۔ اس نے بڑی خوشی سے ان پیپرز کو رول کر کے اپنی مٹھی میں لیا تھا۔ جب نظر سگریٹ کے پیکٹ پہ پڑی، اس نے اس پیکٹ کو ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ پیکٹ فائل میں رکھتی دراز بند کر کے وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے نکلی تھی۔ سب سامنے سے ارشد صاحب کے ساتھ آتے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرائی تھی۔ ارشد صاحب نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بغور دیکھ کر بولا۔ دونوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ آگے بڑھی تھی۔ یہ فائل ابھی آتی ہوں۔ وہ بے دھیانی میں رول کیے پیپرز والے ہاتھ سے چہرے پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے ارستے بولی۔ اس کے ہاتھوں میں پیپرز دیکھ کر وہ بے ساختہ آئی مسکراہٹ چھپاتا آگے بڑھتا۔ جاتے جاتے بھی ارشد صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ اسے کمرے میں بلا رہا تھا۔ اس کا دل رکا تھا، کہیں ان کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس نے زبان دانتوں میں دبائے سوچا، بہرحال جانا تو تھا۔ دل کڑا کر کے اس نے کمرے کے باہر کھڑی آج وہ تمیز سے گھڑی دستک دے رہی تھی۔ اس کی یس بولنے پر وہ اندر آئی تھی۔ سر یہ فائل؟ وہ مؤدب بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، آج میری بیگم بہت تمیزدار بنی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر شرارت سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اسے اپنا دل ٹرین کی رفتار سے بھاگتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور وہ پھر 1 قدم آگے آیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ میرے قریب آنے سے تم ڈر رہی ہو؟ مسکراہٹ دباتے پوچھتا پھر 1 قدم آگے آیا تھا۔ نہیں تو مجھے آپ سے ڈر کیوں لگے گا؟ بھلا وہ 1 قدم پیچھے ہوتے میں منائی تھی، وہ قریب آ گئے تھے، تمہیں میرے قریب آنے سے ڈر تو نہیں لگے گا؟ وہ 2 قدم کا فاصلہ ایک جسٹ میں مٹاتا بولا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ حیدر نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا تھا، اس کی سانسیں ہموار ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ہمت کر کے بولی۔ اس کے چہرے پر بس سینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں تو نہیں گھبرا رہی، وہ سر کو دائیں بائیں ہلا کر بولی۔ اس سے 2 انچ کے فاصلے پر کھڑا اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے اس کے پیشانی سے پسینے کے قطرے اپنی انگلی پر اٹھائے۔ ہٹے یہاں سے۔ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی پوری قوت سے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے بولی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ باہر بھاگی تھی جب اچانک اسے رکنا پڑا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ رانے کا دل ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ اس نے وہیں دروازے کے پاس کھڑے ہی اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا تھا۔ اپنی کلائی گول گول گھما کر اس کی گرفت سے نکالنی چاہی تھی۔ اپنی چوڑی کا حساب تو جاؤ جانے جگر، وہ دلکشی سے پوچھتا۔ اسے لرزا گیا تھا۔ کون سی چوری؟ وہ ہلکائی تھی۔ حیدر رضا کا صرف دل چراتی تو حیدر رضا کو شاید اتنی حیرت نہ ہوتی، پر انداز وردات تو دیکھو، تم نے پورے کے پورے حیدر رضا کو ہتھیا لیا ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا فدیانہ انداز میں بولا تھا۔ کوئی نہیں، میں نے صرف وہ ایگریمنٹ اور وہ سگریٹ کا پیکٹ چرایا ہے۔ وہ بے سختہ بول کر زبان دانتوں میں دبا گئی تھی۔ وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑا کر وہ باہر بھاگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے ڈرائیور نے اسے فون کر کے بتایا کہ وہ رانے کو گھر چھوڑ آیا تھا۔ میرے خیال میں اتنا ڈوز کافی ہے محترمہ کے لیے۔ وہ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے دن وہ آفس نہیں آ گئی تھی، لیکن اب کبھی آفس نہ جانے کا گھر بھی تو بتانا تھا نا۔ میں اب آفس نہیں جاؤں گی۔ رات کا کھانا کھاتے کھاتے اس نے اچانک اعلان کیا تھا۔ اماں نے بے اختیار شکر کا سانس لیا تھا۔ ریب کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے، پھر وہ پورے بھان سے کھول کر ہنسا تھا۔ رانے نے اسے کھور کرے تھے لکھا تھا۔ ہاں، ویسے بھی میں تمہاری رخصتی کی بات کرنے والی ہوں حیدر سے۔ اماں کی بات پر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے۔ اماں، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے دبے لہجے میں احتجاج کرنا چاہا۔ میں نے اگلے دن تمہارا نکاح شوق سے نہیں کیا تھا۔ اب جس کی ذمہ دار ہے اس کو بولتی ہوں لے جائے تمہیں۔ اسے کھانے سے ہاتھ روکا تھا۔ میں بوجھ ہوں آپ پر؟ وہ بھرائے لہجے میں بغیر کھانا ادھورا چھوڑ کر واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ابیا، بات تو سنیں۔ اریب نے بھی اس کے پیچھے اٹھنا چاہا تھا۔ تم کھانا کھاؤ، میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ اسے کہہ کر اندر بڑھی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیے چہکو پہکو رونے میں مصروف تھی۔ کل کے واقعے سے اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی، اور اس بار پتہ نہیں کیا ہوا۔ اپنی ہر بات ثنا سے بے دھڑک کہنے والی یہ بات اس کے سامنے ہی نہ دہرا سکی۔ میری سر پھری بیٹی رو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہنس کر بولی۔ اماں، وہ ان کو گود میں منہ چھپا گئی تھی۔ رانیہ، وہ میری دعاؤں کا حاصل ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تمہیں بہت سی باتیں اس کے کہنے پر نہیں بتائیں۔ اماں کا ہاتھ اس کے بالوں میں ساکت ہوا تھا۔ اریب رفیق کے بیٹے سے لڑ کر جیل پہنچا تھا۔ اس دن اگر وہ نہ ہوتا تو انسپکٹر جو رفیق کا دوست تھا اریب کو لمبا اندر کر دیتا۔ اریب کے ایک فون پر وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگا آیا تھا۔ اسے اس دن حیدر کے چہرے کی پریشانی یاد آئی۔ اس نے نہ صرف اریب کو چھڑایا بلکہ رفیق کے پیسے واپس کر کے اسی وقت رفیق سے تھانے میں بیان دلوایا کہ وہ آئندہ ہمارے گھر دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اب رفیق اریب کے سر پر ہاتھ رکھتے بیٹا کہتے نہیں تھکتا۔ میرے پاس بھی آیا تھا معافی مانگنے۔ اس پر آج پتہ نہیں کیا آشکار ہو رہا تھا، اور تم نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور میں نے اس کے سر پر چپت ماری۔ اتنے معصوم نہیں ہیں آپ کے تمام، فوراً سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ اس نے اماں کی گود میں ہی منہ بنایا تھا۔ عزت کیا کرو اس کی کیا کرو، اس کی شوہر ہے وہ تمہارا۔ اس بات پر اس نے اور برا منہ بنایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، اریب کو انجینئر بننے کا بہت شوق ہے۔ اریب 12ویں کا امتحان دے گا، پھر وہ اسے تیاری کے لیے بڑے سینئر سینٹر میں داخل کروائیں گے۔ اس کی آنکھیں پانی میں بھری تھی۔ پاگل ہے بالکل، کہتا ہے اب میری اماں نہیں ہے۔ اب آپ میری اماں ہیں؟ پرسوں تو مجھے بڑے ہسپتال لے گیا تھا۔ اب ان کی آواز پر آئی تھی۔ کہتا ہے اب میری اماں ہے۔ اریب میرا چھوٹا بھائی ہے، مت سوچے گا کہ ان سب کے پیچھے آپ کی سر پھری بیٹی ہے۔ وہ نم لہجے میں ہنسی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، پھر بے اختیار اپنی چھلکتی بلکوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے وہ ہنستی ہوئی ان کے گلے لگی تھی۔ یہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہے؟ وہ روتے روتے ہنس رہی تھی۔ وہ بھی مسکرائی تھی اس کی بات پر۔ ابیا، یہ آپ کا فون کل گاڑی میں رہ گیا تھا، ڈرائیور دے گیا تھا۔ اریب نے اسے فون تھمایا تھا جو اسے ہوش نہیں رہتا تھا کبھی۔ آ جاؤ اب کھانا کھاؤ۔ اماں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اب اریب نے اسے ہنستا چہرہ دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے اریب سے بات کر لینے کا سوچ لیا تھا، لیکن اس کا کوئی دوست آ گیا تھا، شاید وہ واپس بیٹھ کر موبائل چیک کرنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ اقصیٰ کی 20 سے زیادہ مس کالز اور لاتعداد میسیجز، وہ اس کے ساتھ ہی کچھ غیر شناسا سا نمبر سے بھی مس کالز تھی۔ کچھ انہونی کے خیال سے وہ اقصیٰ کے میسیجز پڑھے بغیر اس کا نمبر ملانے لگی۔ اماں اس وقت باہر اپنی عبادت میں مصروف تھی، اس لیے وہ آرام سے فون کان سے لگائی تھی۔ ہاں اقصیٰ، بولو کیا ہوا؟
वो बेसब्र पन से बोली थी, वो ये मुझसे पूछ रही हो घुन्नी में, इसलिए वो तो उस पर चढ़ दौड़ी थी। उसका दिल धड़का था। एक फजूल सा एग्रीमेंट पेपर ही तो था, सबको बताने की क्या ज़रूरत थी। वो सदमे से मर जाने को हुई, कोई इतनी बड़ी चोरी भी नहीं की थी, और बड़ाई उसका सदमा ही कम होने को नहीं आ रहा था। 6 फीट का है दरअसा, वो चोरी करके बैठी मोहतरमा कह रही है, ज़रा सी चोरी, सुमेरा को तो कल से गशी दौड़े पड़ रही हैं। वो बोले गई को क्या मतलब। उसका दिल धड़का था। तुम सर की बीवी हो, मुझसे ये बात तुमने छुपाई, बात मत करना मुझसे। वो नाराज़ हुई थी, पर उसने हैरत के समुद्र में गोता लगाया था। तुम्हें किसने बताया? लो, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें कुछ बताया नहीं तुम्हारे शोहर ने, साहब ने? अब के हैरान होने की बारी अक्सा की थी। उसका दिल फिर धड़का था। क्या नहीं बताया? अब एक बक भी दो, तुम्हारे सस्पेंस के चक्कर में मैं गुजर जाऊंगी। तभी थी सर ने अपनी प्यारी बीवी के खिलाफ साजिश पर सुमेरा को और अरशद साहब को जॉब से निकाल दिया था। अक्सर ने मज़े से उसके सर पर धमाका किया था। जैसे, आइए आपकी तफसील से बताते हैं। उस दिन जब रानिया हैदर के रूम से एक प्यारी सी चोरी करके गई थी, उसके बाद दर हकीकत हुआ क्या था? नुमान पाकिस्तान आया हुआ था। वो नुमान और बिलाल के साथ लंच की नीयत से बाहर निकला था। अरशद साहब को हदायत देना नहीं भूला था। अरशद साहब, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप ऑफिस देख लीजिएगा। उन्होंने सर बुलाया जब सुमेरा उनके पास आई थी। अरशद साहब, 1 महीने होने को आए हैं, आपसे कुछ नहीं होना, वो तंजिया के अंदाज में कहती अंदर आई थी। सुमेरा को हैदर रसा का हसूल और अरशद साहब को उसके ऑफिस में अपनी राजदारी खतरे में नजर आ रही थी, और दोनों की मुश्तरका वजह थी रानिया हैदर। इधर आओ मेरे साथ, उसे इशारा करते बोले। लंच ब्रेक में अभी आधा घंटा था, सभी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। वो सहेलिए हैदर के कमरे में आए थे। वो अब 1 घंटे पहले तक नहीं आने वाली वाला वो सरगोशी में बोले थे। लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? वो भी सरगोशियाना लहजे में हैरत से पूछ रही थी। तुम देखो मैं ये क्या करता हूँ। वो शेल्फ में फाइलों के पीछे से चाबी निकाल कर उसकी टेबल की तरफ पड़ा था। थोड़ा सा झुक कर उस नीचे वाली दराज से उन्होंने मतलूबा चीज़ निकाल कर लॉक लगाया था। ये क्या है? सुमेरा ने नासमझी से उसके हाथ में थामे पैकेट को देखा था। वो चाबी वापस अपनी जगह पर रखने आगे बढ़ा। उसके पूछने पर मायने के जैसे मुस्कुराए थे। ये वो हाथ में थामे पैकेट को ऊंचा करके मुस्कुराए थे। हमारे मकसद के हसूल का जरिया, उसे हसीन चुड़ैल के जेल का टिकट। वो पैकेट को टेबल पर रख कर बोले। दोनों का लहजा अब नॉर्मल हुआ था। डायलॉग बाद में बोलिएगा, जल्दी करें, कोई आ जाएगा। वो उनकी और ओवर एक्टिंग पर तपी थी। ये 80,000 है, उनको गायब करेंगे। हम इल्ज़ाम आएगा मिस रानिया पर। वो खपासत से बोले। लेकिन वो उस पर शक क्यों करेगा? क्योंकि वो घर चली गई है। वो खुद ही पूछ कर खुद ही बताने लगे। ये पॉइंट भी हमारे हक में जाता है, लेकिन उस बेवकूफ़ लड़की से एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसका हम फ़ायदा उठाएंगे। अभी थोड़े देर पहले वो बुखलाई इस कमरे से बाहर निकली थी। हैदर मेरे साथ था। वो जैसे ही कमरे से निकली और हैदर कमरे में दाखिल होने ही लगा था, उसके चेहरे पर अच्छी खासी घबराहट थी, जैसे कोई बाकी वो चोरी करके नहीं निकली थी। उस बात का तो मैं भी गवाह हूँ। अब हैदर चाहे भी तो उसको बचा नहीं सकता। उनके बताने पर सुमेरा को खुशी हुई थी। वाह राशिद साहब, क्या शैतानी दिमाग पाया है आपने। उन्होंने घूर कर उसे देखा था। अब ये कैश उसके टेबल की तराश में रख रहा है। सुमेरा ने पूछा। नहीं, वो होती तो रखता ना, लेकिन अब ये कैश मैं अपनी गाड़ी में रखूँगा ज़रूर। राने को बुलाने के साथ साथ सारे ऑफिस की तलाशी भी लेगा। वह पैकेट को जेब में रखते बोला। सुमेरा के चेहरे के तासर बिगड़े थे। मैं रज़ा साहब के साथ तब से यहाँ काम कर रहा हूँ जब हैदर छोटा था। मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन रज़ा साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। पैसे मैं वापस उसके पैसों में रख दूँगा। वो वैसे भी पैसे चेक नहीं करता। हमारा काम वैसे भी राने को यहाँ से निकलवाना है। उस लड़की की वजह से मैं कल के लड़के हैदर से बहुत डांट खा चुका हूँ। वो हम में अंदाज में बोले। अब पहले तुम निकलो, फिर मैं आता हूँ। 2-3 मिनट बाद उन दोनों के निकलने पर फिर वॉशरूम में खड़े वजूद ने कपकपाते हाथों से मोबाइल का कैमरा सौंप किया था। फिर उन्हीं कामते हाथों से हैदर रसा के नंबर पर वो वीडियो सेंड की थी। आधे घंटे के अंदर वो बिलाल के साथ ऑफिस में था। आते ही उसने अरशद साहब को अपने कमरे में बुलाया था। वो बिलाल के साथ सोफे पर बैठा था। अरशद साहब, आपने उनको पेमेंट कर दी थी? वो बाहर से लहजे में पूछ रहा था। अरशद साहब के अंदर घबराहट की लहर दौड़ी थी। आप कैश निकाल कर मुझे देते हैं, मुझे पर्सनल काम करने के लिए चाहिए। उसके बोलने पर उन्होंने प्लान के मुताबिक पैसों को गायब होने का बताया, लेकिन हैदर से ज़्यादा वो खुद डरे हुए थे। फिर उन्होंने रानिया का नाम लिया था। हैदर उन्हें लिए बाहर आया था। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? उसे सीने पर बाजू बांध कर संजीदगी से पूछा था। सर, आपके सामने की बात है मिस रानिया, हम दोनों के सामने। अभी पूरी बात करते जब वो उनकी बात काट गया था। 1 मिनट अरशद साहब, फिजान ऑन करो। उसने हॉल में लगी बड़ी सी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर सुमेरा और अरशद साहब का गंदा मंसूबा सामने था। उसके इशारे पर स्क्रीन ऑफ हुई थी। दोनों का सर झुका था। जिसका नाम आप ले रहे हैं ना अरशद साहब, उसको उन 80,000 से क्या कर्ज? मुझ समेत ऑफिस की हर चीज़ उसी की है। उसकी बात पर सबके ही मुंह खुले थे। सुमेरा की काटो तो बदन में लहू न होने वाले हाल था। उसका तारुफ मैं अब सबसे ही करवा देता हूँ। मिसिस हैदर होती हैं वो। हाजरीन की हैरत को खातिर में ना लाते हुए बिलाल की तरफ मुड़ा था। आपने मेरे बाप का लिहाज किया, मैं भी उन्हीं का लिहाज करता। आपको जेल नहीं भिजवा रहा, लेकिन आपकी इस ऑफिस में अब कोई जगह नहीं है। वो खुद पर शपथ करके बोलता सुमेरा की तरफ मुड़ा था। मिस सुमेरा, अपना सामान उठाएं, 5 में ये ऑफिस छोड़ दें।
और हाँ प्लीज़ रिसेप्शन से अपना टर्मिनेशन लेटर लेना हुआ ना भूलिएगा। वो कतिये से कहकर आगे बढ़ा था। जब अरशद साहब की गड़गड़ाती आवाज़ आई थी, सर मुझसे गलती हो गई सर। अरशद साहब बात ये नहीं है कि वो मेरी बीवी है, बात ये है कि आप किसी भी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो सख्ती और अफसोस से कहता है ऑफिस छोड़ गया था। वो वीडियो बनाने वाला अफजल था। अक्सर फ़ोन रख चुकी थी, वो बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई थी। क्या था वो शख्स, क्या थी वो शख्स के लिए, क्या था वो शख्स उसके लिए। उसके दिल की हालत पूरी की पूरी बदली थी। दिल में तो पहले ही वो बसता था, पर अभी उसी वक्त उसके दिल ने उससे पूरी की पूरी गद्दारी की थी। बेख्तियार उसे हैदर रज़ा पर प्यार आया था। अपनी हालत पर वो खुद ही शर्माई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। रात के 12 बज रहे थे। वो बेसख्ता अरीब के कमरे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक जाना पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, मान के भाई आपको। अरीब हंसती हुई आवाज़ में किसी को खराज तहसीन पेश कर रहा था। वो यकीनन उसी से बात कर रहा था। मानना पड़ेगा, मैं तो आपको मरीद हो गया। आपने कहा था 6 दिन लगेंगे, पर भाई सिर्फ 4 दिन। उसे कहका लगाया था। वो उलझन का शिकार हुई थी। वैसे आपने ऐसा क्या किया कि कर्ज उतारो, मुल्क सवारों की महम 4 दिन में ही दम तोड़ गई। वो हंसते हुए पूछ रहा था। वो 2 सेकंड लगे थे उसे सारी बात समझने में। खुद पर जब्त करके मुठियाँ बेंची थी। 2 मिनट पहले हैदर रज़ा के लिए उमड़ आने वाले बेतहाशा पार की जगह दिल में उसके कत्ल का इरादा किया था। सीक्रेट यानी अच्छा यानी जी यानी अपिया, और आपका सीक्रेट। वो मुंह से कट कर बोलने के बाद फिर हंसा था। बातों के अंदाज से ही लग रहा था कि वो दूसरी तरफ कितना खुशियां मनाई जा रही हैं। यानी कि मोहतरमा ने जानबूझकर मुझे इतना तंग किया कि मैं ऑफिस ही छोड़ दूं। और मोहतरम ने जानबूझकर मुझे इतना तंग किया कि मैं ऑफिस छोड़ दूं। वो बड़बड़ाई थी। अपने कत्ल के मंसूबे पर खुद ही दस्तखत की थी आपने हैदर रज़ा। वो दांत कचकचाती अपने कमरे में वापस चली गई थी। 9 बजे उठकर वह दिल लगाकर तैयार हुई थी। उसी का लाया हुआ सूट जो उसने ड्राइवर दे के गया था। ड्राइवर को वो फ़ोन कर चुकी थी। अरीब कॉलेज जा चुका था। जब भी अम्मा ने उसे अचंभे से देखा था। ये तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर। उन्होंने सर से पैर तक उसे घूरा, जो ऐसे तैयार थी जैसे ईद हो आज। ऑफिस वो लापरवाही से बोली, मैं कह रही हूँ रानिया, क्यों मेरा दिमाग ख़राब करने पर तुरी हो। उन्होंने अपना सर थामा था जब भी ड्राइवर का फ़ोन आया। वो गेट पर था। शाम में वापस आकर बात करते हैं। वो उनका गाल चूमती दरवाजे की जाने पड़ी। तुम वापस आओ, शाम में तुम्हारी बारात मिलेगी तुम्हें। उसके कानों में इतना ही जुमला पड़ा था जो कि उसका दिल धड़का आ गया था। वो धड़कते दिल के साथ गाड़ी में बैठती, जबकि अम्मा का डायलॉग जारी था। बोलती हूँ उसे ले जाए, इसे खुद ही संभाले। इस सरपड़ी लड़की को वो उस बार पुरअज़म थी। सुनो साहब के घर ले चलो। वो ड्राइवर को हुक्म देती मोबाइल चेक करने लगी जहाँ वहीं कल वाले नंबर से मिस कॉल थी। कहाँ मैडम, ड्राइवर को लगा उसके समझने में गलती हुई, लिख कर दूँ। वो पहले ही तपी हुई थी। उस पर उसका सवाल नहीं जो वो घबरा कर बोला था। जब भी उसका फ़ोन बता था। हेलो, उसने झिझकते हुए कहा। मिस राना है, प्लीज़ सर से कहें मुझे जॉब से ना निकाले। मिस राना, मैं आपसे भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अरशद साहब की शर्मिंदगी से भरपूर होती हुई आवाज़ आई थी। मैं बात करती हूँ उनसे, मुख्तसरन कहकर फ़ोन रख गई थी। 20 मिनट बाद उसके छोटे मगर शानदार से करके सामने खड़ी थी। वो उतरी थी जब चौकीदार के सर से पैर तक उसे घूर कर पीछे पूछे गए सवाल ने उसे फिर से तपा डाला था। वो बेख्तियार पीछे ड्राइवर की तरफ मुड़ी थी। अंदाज ऐसा था जैसे कह रही हो उसे बताओ मैं कौन हूँ। उसे चौकीदार से उसका तारुफ करवाया। आखिर ड्राइवर साहब दुल्हन की तरफ से निकाह के गवाह थे। चौकीदार ने गैर मुकदमी मुस्कुराहट के साथ सर पर हाथ रखे। दरवाजे पर वाक़या था, पर उसके मुंह के जाविये वैसे ही बिगड़े रहे थे। अंदर दाखिल होकर दूसरा सामना उसके घर की मुलाजमत से हुआ था। उसके पूछने पर अब वो बानेक दहल ऐलान कर गई थी। बीवी हूँ तुम्हारे साहब की, और किसी को इंटरव्यू देना है या मैं जा सकती हूँ। वो चिढ़कर पूछ रही थी। अरे छोटी बीबी, आइए ना बैठे। उसे शायद वहाँ से ही सभी गायबाना जानते थे। मुझे बताओ तुम्हारे साहब का कमरा कौन सा। उसके बिगड़े तेवरों के बायस मुलाजमा खामोशी से सामने वाले कमरे की तरफ इशारा कर गई थी। उसने दहाड़ से दरवाज़ा खोला था। कमरे में नीम अंधेरा था और एसी की कूलिंग के साथ लो स्पीड पर पंखा भी चल रहा था। सामने ही वो बेड के बीचों बीच सरता पैर ब्लैक खूबसूरत से ब्लैंकेट में महू ख्वाब था। घने बालों वाला आधा सर ब्लैंकेट से दिखाई दे रहा था और आधा ब्लैंकेट बेड से नीचे सलामी दे रहा था। उफ, कैसे सोते हैं ये। उसने एक पल कोफत से सोचा, लेकिन फिर अचानक असल मकसद याद आया। रात वाला गुस्सा आया। मेरी नींद उड़ा कर यहाँ ये मज़े से सो रहे हैं। वो कुछ भी सोचे बगैर आगे बढ़ी थी और ब्लैंकेट का कोना पकड़कर उसने पूरी कुआ से ब्लैंकेट हटाया था। अगले ही लम्हे उसके हाथों के तोते मीना सब उड़ाते थे। वो बगैर शर्ट के सिर्फ ट्राउज़र पहने औंधे मुँह सो रहा था। ब्लैक पैंट हटने से वो एक झटके से सीधा हुआ था। जैसे ही ब्लैंकेट हटने से वो एकदम झटके से सीधा हुआ था। जैसे ही सीधा हुआ था दोनों की आंखें मेरी थी। उफ फला, वो दोनों हाथ आंखों पर रखकर पूरी की पूरी पलटी थी, जबकि वो हनूस लेटा हुआ सोच रहा था कि ख्वाब है या उसकी जाने जिगर। सुबह सुबह वाकई उसके सामने खड़ी थी। कुछ सेकंड ऐसे गुजरे थे, क्यों ख्वाबों में आकर मेरा ज़बत आजमाती हो यार। उसकी बड़बड़ाहट पर उसने धड़ धड़ होते दिल के साथ आंखों से हाथ हटाकर पलट कर देखा था। जहाँ वो ब्लैंकेट सीने पर ओढ़े सुबारा सो चुका था। उसके तो सर पर लगी, पैरों पर बुझी
पैरों में भूंजी। उसने दरवाजे की दाईं तरफ लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। कमरा पल में रोशन हुआ था। ना तंग क्या करे जाने जिगर, किसी दिन हाथ लग गई ना, कसम से नहीं छोड़ना मैंने तुम्हें। आंखों में पड़ी रोशनी के बायस उसकी आंखें चंद आई थी। वो बड़बड़ाता, एक खुमार आलू दिलकश मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता। तकिए पर सर रखता, करवट बदल गया था, पर उसका दिल अच्छा खासा धड़क गया था। उफ, नशा करके सोए हुए हैं क्या? उठे अब के वो तब कर आगे बढ़कर उसके सर पर चलाई थी। वो एकदम सीधा होते आंखें खोल गया था। तेरी तो अगले ही पल वो उसके ऊपर थी। और जब तक उसके समझ रहा था कि रोज़ की तरह वो एक हसीन ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो हकीकत बनी उसके मजबूत बाहों में तड़प रही थी, क्योंकि उसके मुंह से निकलती चीख पर वो उसके सामने पर उसके मुंह पर हाथ रख गया था। हैदर ने रुख बदला था। वो नीचे थी, वो उसके ऊपर झुका हैरत से उसे देखने में मसरूफ़ था। उसके चेहरे पर गिरफ्त ढीली हुई थी। चौंका तो तब था जब वो आंसू भरे लहजे में उससे अपनी गिरफ्त से आज़ाद होने की दरख्वास्त करी थी। प्लीज़। वो एकदम पीछे हटा था। वो सरस उसके बाजू से निकलकर बेड से खड़ी हुई थी। 2-3 कदम दूर जाते अपने आंसू साफ करती है, अपने हवास दुरुस्त कर रही थी। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं समझा रोज़ की तरह एक हसीन ख्वाब है। पहले शर्मिंदगी से कहता, आखिर में उसका लहजा शरारत भरा था। उसकी शर्मिंदगी और सॉरी राने को अजीब सा सुकून बख्श गई थी। उसने उसकी तरफ देखा। वो बिखरे बालों समेत बेड पर नीम दराज टांगों पर ब्लैंकेट ओढ़े उसे शरारत से बड़ी नज़रों से देख रहा था। वाइट स्ट्रीट खुला कुर्ता स्टाइल शर्ट उसकी, जिसकी तीनों उसकी कलाइयों से भी 1 इंच नीचे थी। वाइट ही ट्राउज़र, मैरून चुनरी कट बट्टा ओढ़े वो हैदर रसा के दिल के तारों को छेड़ गई थी। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करती वो खुसर चेहरे के साथ उसके कमरे में नज़र दौड़ाने लगी थी। दाएं साइड पर उसे वार्डरोब दिखी थी। वो तपे तपे अंदाज में से उसकी तरफ बढ़ी थी। उसे वार्डरोब खोल ली थी। क्या शिफ्ट होने आई है हो जाने जिगर? उससे अंदर सर घुसाए देखकर वो हैरत और मज़े से पूछ रहा था। बदतमीज़, बेशर्म ना हो तो? बंदे में थोड़ी सी शर्म तो होती है। वो बढ़ाती जब पलटी तो उसके हाथ में अपनी शर्ट देकर वो कहकर लगा कर हंसा था। उसके ने गुस्से से शर्ट उसकी तरफ फेंकी थी। जब वो हंसते हुए कैच कर चुका था, उसे हंसता देखकर उसे नाराज़गी से रुख मारा था। वो शर्ट पहनता उसके पीछे आ खड़ा था। रानी उसने होरे से पुकारा था, आपने अच्छा नहीं किया। वो बढ़ाई आवाज़ में बोली। उसे रोता देखकर वो बौखला गया था। यार पहन तो नहीं है। हैदर ने प्यार से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अंदाज शरारत भरा था। मैं शर्ट की बात नहीं कर रही। तरक कर बोलते उसके हाथ अपने कंधे से हटाए थे। आपने अरीब के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो आंखों में आई नमी को पीछे से खेलती बोली, अब बने बनाए को और क्या बनाया ना। बेशक था जुमला मुंह से बरामद हुआ था, पर दर हकीकत वो अपनी शामत बुला बैठा था। वो खतरनाक तेवरों से उसकी जानिब बढ़ी थी। वो पीछे हटता गया था। रानिया मेरी बात सुनो। वो घबराया सा पीछे हटे था। उस दिन जेल में अरीब फीके की वजह से था। मुझसे चुप अम्मा को हॉस्पिटल ले गए, मुझे नहीं बताया। वो आगे बढ़ते बोलते बोलते उस पर चढ़ दौड़ी थी। मुझे फीके से बचाया, मुझे पता भी चलने ना दिया। उसके मारने वाले अंदाज पर लाखों लोगों की बोलती बंद करवाने वाले हैदर रजा बौखलाया हुआ था। यार मेरी बात तो सुनो, मुझे बोलने तो दो। बीवी के सामने शायद बड़ों का यही हाल होता है जो उस वक्त हैदर रजा का हो रहा था। मुझे बाबर अहमद और अरशद साहब से अब उसका लहजा भर आया था। अरशद साहब के नाम पर वो चौंका था, मतलब वो जान चुकी थी। मुझे बोलते बोलते उसके हलक में आंसू का गोला फंसा था। वो पीछे हटते हटते एकदम उसके दोनों हाथ थाम गया था। रानिया बस मेरी जान, हैदर रसा ने बेख्तियार हुए उसे खुद से लगाया था। वो उसके सीने से लगी रो दी थी। क्यों इतना सब कुछ किया मेरे लिए? आप इतने अमीर हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम है, आपको तो कोई और भी मिल जाती। रोते रहते हुए अपने शोहर की तारीफ़ किए जा रही थी। उसके अंदाज पर उसका कहका बेसाख्ता था। वो फिदा ही तो हुआ था। दिल आए गद्दी पर तो परी का क्या चीज़ है। वो उसके झुके सर को देखता बेसाख्ता शरारत से बोला था। उसने एक झटके से सर ऊपर उठाया था। आपने मुझे उसके गद्दी बोलने पर सदमे से बेहोश होने को थी? यानी तुम्हें यकीन है कि मेरा तुम पर दिल आया? वो उसकी आंखों में देखता संजीदगी से पूछ रहा था। उसका दिल ठिठका था। मुझे पहले ही से पता था आप मुझसे सिर्फ हमसे हमदर्दी में शादी करें। किसने मेरी बात सुनी नहीं। वो नम लहजे में बोलती एक झटके से अलग हुई थी। हमदर्दी में कोई किसी के पीछे इतना ख्वार नहीं होता। वो उसकी आंखों में हैरत से देखता मज़े से बोले जा रहा था। जब तुम फीके के अपने ऊपर दीवाना होने के गम में रो रही थी, हैदर असद उसी वक्त तुम पर पहली नज़र में ही फिदा हुआ था। आपके वो दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए बोला, हमदर्दी में कोई अपना बनाया करोड़ों का बिजनेस दाव पर लगाता है क्या? वो मोहब्बत से उसका चेहरा देखता शरारत से बोला, अगर ये हमदर्दी है तो मैं ये प्यारी से हमदर्दी सारी ज़िंदगी करने को तैयार हूँ। जाने जिगर उसे फिर से खुद में समो गया था। पूरी बात पर ध्यान दिए बगैर उसका जहन जाने जिगर पर अटका चुका था। उसे अचानक जाने मन याद आई थी। उसका दिल जल कर खाक होता। ओह वो जाने मन, आपकी ज़िंदगी में पहले ही उससे कोई जाने मन है। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती चल कर बोली थी। अब के वक्त ऊंचा कहका लगा गया था, यार तुम जाने जिगर। और वो जाने मन, वो मासूमियत से बोला, मतलब सच में कोई जाने मन है? वो रो देने को थी। उसकी शक्ल देखकर वो जोर की आई हंसी को जब्त करके मासूमियत से इस बात में सर हिला गया था।
मजबूरी है, दोनों को मेरी खातिर कंप्रोमाइज़ समझौता करना पड़ेगा। मैं दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। चेहरे पर मसलूमियत लाता बोला, मैं जान निकाल दूंगी। वो दोनों हाथ पर कमर पर रखती गुस्से से बोली, अरे अरे ये गजब न करना, जान है वो मेरी। वो डरने की एक्टिंग करता उसके जहर लगाता, उसके नहीं आपकी। वो दोनों हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाकर बोली, अरे अरे। वो चेहरे पीछे करता, कह लगाकर हंसा था। तभी बाहर से आती किसी जनाना आवाज़ पर छिटकी थी, ये कौन है? वो हल्काई थी, उसका दिल कांपा था। मतलब वो मजाक नहीं कर रहा था। जाने मन, मेरी जाने मन, वो इंतहाई मोहब्बत से बोला था। उसका दिल छन से टूटा था, आंखें तेजी से भीगी थी। कब से आई हो ये हो? वो किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कहाँ है वो? वहाँ से आवाज़ आई थी, वो यहाँ आ रही है। वो घबराई थी, उसने हंस कर इस बात में सर डाला था। वो प्लीज़ मुझे छुपाएं जल्दी। वो इधर उधर देखती घबराहट में बोली थी, कहाँ है वो? धार से दरवाज़ा खोलकर उसको क्रॉस कर उसकर कोई अंदर आया था। क्रॉस करके उसको कोई अंदर आया था। कमरे के बीचों बीच खड़े हैदर ने बड़ी मोहब्बत से अपनी जाने मन को देखा था। बस मेरी जाने मन के डर से छुप गई। वो हंसता वो बोला, है तुमने छुपाया? उसे ताराना निगाहों से कमरे को देखकर उससे पूछा गया था। तभी हैदर रस्से के पीछे से उससे सर निकाला था। उसके चौड़े वजूद के पीछे उसका नाजुक सा वजूद बिल्कुल छुप सा गया था। लो अपने पीछे छुपाया है उसे, इधर आओ। वो अंदाज में मोहब्बती वो हंसा था, जबकि हैदर रज़ा की खूबसूरत सी जाने मन को देखकर उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो झिझकती हुई उसके पीछे से निकली थी, पर उसके जाने मन ने मोहब्बत से उसकी कलाई थाम कर उसके चेहरे पर चट प्यार करके उसे गले लगाया था। उसके सामने मोहब्बत के खुल्लम खुल्ला इशार पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। दादी हूँ मैं इस नलायक की, माँ तो बचपन में ही अल्लाह को प्यारी होगी, बाप अभी कुछ साल ही पहले छोड़ गया है। उन्होंने उसके दिल से बोझ हटाया था। उसे पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखा। वो जोर से कहकर लगा गया था, मुझे पता है उसने तुम्हें बहुत तंग किया। एक गधा मुझे जाने मन कहता है। वो मोहब्बत से बोली, वो 1 महीने से अपने दूसरे बेटे के पास लाहौर गई थी। अब पता चला गधी कौन क्यों बोला था तुम्हें? उसके कान में सरगोशी करता बोला, अब की बार राने का दिल किया था। कहकर लगाने पर वो जब्त करके जोर से हंसी थी। हटो, क्या कान में लतीफ़े सुना रही हो मेरी बहू को? उसे झड़क कर बोली। राने को मज़ा आया था उसकी दरगत बनते देख कर। दबी मुलाजमा हाथ में 2-3 डब्बे उठाती, उनको थमाती वापस गई थी। चलो बैठो। दोनों वहाँ बैठकर वो डब्बे थामती बेड पर रखती बोले। उसने सवारे नज़रों से हैदर को देखा। उसने लाल में कंधे उचकाए। वो जाकर सामने बेड पर एक घटने मोड़ कर बैठ गया था। वो झिझकती हुई बेड के पास आई थी। उन्होंने उसे हैदर के बिल्कुल मुकाबिल बिठाया था। वो शौक नज़रों से उसे देखता, उसे कंफ्यूज किया हुआ था। ये मेरी बहू को पहनाओ। उन्होंने हैदर के पास खड़े होते उसे खूबसूरत नफीसी चैन थमाई थी। उनके कहने पर बहू की आंखें झुकी थी। वो चैन थाम कर मुस्कुरा कर उसके करीब खिसका था। बेटा अपने बाल उठाओ। उन्होंने उसे देख कर प्यार से कहा था, ये काम आपका पोता भी कर सकता। उस पर झुकता उसके कान में सरगोशी करता बोला था। उसके दिल ने उसकी दिन की तरह उसकी गुर्बत पर ट्रेन की स्पीड पकड़ी थी। उसकी गरम गरम सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करती, उसकी तेरियां भीगी थी। वो उसकी गुर्बत में सब भूला हुआ था। जब अचानक हैदर रज़ा की खड़ी खूबसूरत नाक बेध्यानी में राने हैदर की गर्दन को छूने की गलती कर गई थी। आउच! वो जो पहले ही उसकी गुर्बत पर पिघल रही थी, उसकी ज़रा से लम्स से उछली थी। वो सीधा हुआ था। क्या कर रहे हो हैदर? क्या हुआ बेटा, लगी क्या? वो पोते को सरशीश करती हुई उसे उसके चेहरे को देखकर पूछ रही थी। वो उसका सुर्ख चेहरा देखकर मुस्कुराया जा रहा था। वो हैदर के पीछे खड़ी थी। वो दादी शायद चेन का लॉक था। उसने कुछ तो बोलना था। उसकी बात पर वो शरारत से मुस्कुराया था हैदर। उन्होंने उसे कड़े तेवरों से घूरा था। नहीं दादी, इस बार प्यार से पहनाओ को। मायने खेजी से कहता दोबारा उस पर झुका था। उस पर चैन का लॉक लगाकर हैदर रज़ा ने नरमी से उसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ था। उसके जिस्म में बरकी से दौरी थी। बेख्तियार बेड पर रखी उसकी टांग पर घुटनों से कुछ ऊपर वाली जगह को उसने मिट्टी में जगड़ा था। वह आंखों में मायने खेजी शरारत लिए उसकी आंखों में देखता हंसा था। अब पूछे, अपनी बहू से कोई तकलीफ दी मैंने उसे? वो मायने खेज मुस्कुराहट लिए उसकी आंखों में देखता बोला, मैं चलती हूँ। सुर्ख चेहरे लिए एकदम खड़ी हुई थी। ऐसे ही जाने दूंगी क्या मैं अपनी बहू को? वो उसका हाथ थाम गई थी। हैदर नोट कर उनको अपनी जगह दी थी। फ़ोन मिलाओ ज़रा सा मेरी समधन को, आज दोपहर के खाने की दावत दूंगी। वो मुस्कुराकर सर हिलाता मोबाइल ले आया था। वो घबराई थी। उफ अम्मा, मैं तो पहले ये मुझे रुखसत करने को तैयार बैठी है, अब तो तू गई बेटा। वो बड़बड़ाई थी जो उसने बखूबी सुन ली थी। बिल्कुल गई। वो शरारत से बोला था। दादी फ़ोन कान से लगाए कमरे से जा चुकी थी। वो अपना हाथ मसलने लगी। मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो सर झुकाए बोलती उसको पागल किए दे रही थी। हुक्म करो जाने जिगर। वो सब अपनी मोहब्बत भरी नज़रों से गिरफ्त में लेता। उसके पहले के वो बोलती मुलाजमा दराजा खटखटाकर हैदर का बजता मोबाइल दे गई थी। वो फ़ोन कान से लगा गया था। जी सदीकी साहब, आप वो फ़ाइल देख लें, मैं ये डिनर अटेंड करूँगा। ओके। उसके कान खड़े हुए थे। वो फ़ोन रखता उसकी जाने में त्वचा हुआ। वो कड़े तेवरों से घूर रही थी। अब क्या जुर्म क्या हो गया तुम्हारे हैंडसम मासूम शोहर से? वो उसे खुद को घूरता पाकर मासूम से सफसार कर रहा था। बिल्कुल नहीं जा रहे आप उस डिनर पर? वो तब कर बोली, बिजनेस डिनर है यार। उसको तपा कर चेहरा नजरों की गिरफ्त में लेता। बेड पर बैठा था, दोनों हाथ पीछे रखता, खुद को भी थोड़ा सा पीछे करके वो हाथों के ही सहारे बैठा, उसकी नज़रों में फोकस किया था।
پتہ ہے مجھے کیا ہوتا ہے ان بزنس ڈنرز پر، اور آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ اس دن وہ بولتے بولتے رکی تھی، کیوں کیا تھا میں نے، کیا کیا تھا میں نے اس دن؟ اس نے اپنی یادداشت کنگالی، ایسے بٹن کھول کر ہاتھ میں سگریٹ لیے گھوم رہے تھے جیسے کہیں کے ہیرو ہوں۔ وہ غصے میں بولتی چلی گئی تھی، وہ کہہ لگا تھا اٹھ کھڑے ہوا تھا، لیکن تمہاری نظروں نے تو اس دن کہا تھا حیدر رضا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھتے پوچھ رہا تھا، وہ اب چپ ہی رہی تھی، تبھی تو کہہ رہی ہوں مت جاؤ۔ وہ یہ بولنے کی ہمت نہ کر سکی تھی، وہ اس کے چہرے پر عدم تحفظ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رانی کامیابی ہے کہ کیا ہے؟ اب اس کے لہجے کا سنجیدہ تھا، خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا۔ اب میں ایسا ہی ہوں، بزنس کی دنیا کا حیدر رضا تم بالکل الگ پاؤ گی، کیونکہ وہاں ہر قسم کے لوگوں کو انہی کے انداز میں ڈیل کرنا ہوتا ہے، باس کے روپ میں رعب والا۔ اور وہ اچانک رکا تھا، جو اس کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ اس کے رکنے پر وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر بیٹھی تھی، اور اپنی جانے جگر کے لیے حیدر رضا کو چاہتوں سے بھرپور پاؤ گی۔ وہ اس کی طرف جھکا تھا، وہ بے اختیار شرمیلی مسکراہٹ چہرہ چکا گئی تھی، اس کے چہرے پر اپنی چاہتوں کا بے پناہ عکس دیکھ کر وہ بھوت ہوا تھا۔ میری بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ وہ اس کو خود پر نثار ہوتے دیکھ کر منائی تھی، وہ ہنس کر اس سے دور ہوا تھا۔ حکم کیا کرو جانے حیدر، اس کو محبت بھری نظروں کی گرفت میں لیا تھا۔ میرا حق مہر کتنا ہے؟ مجھے چکر پوچھتی اس کو حیران کر گئی تھی۔ 2 لاکھ، وہ بولا تھا۔ مجھے 75,000 مل سکتے ہیں ابھی؟ وہ ہچکچائی تھی۔ ابھی؟ ایک لمحے کو وہ حیرت زدہ ہوا تھا، لیکن پھر آگے بڑھ کر دراز سے چیک بک نکال کر چیک لکھا، پھر سائن کر کے اس کے حوالے چیک کیا تھا۔ میں نے اپنے ابا کا قرض اتار دیا۔ وہ چیک واپس اس کی طرف بڑھاتے نم لہجے میں بولی تھی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری محبت لیے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھے گا جس کی آنکھوں میں ستارے چمک رہے تھے۔ میں ایسے ہی تو تمہارے لیے پاگل دیوانہ نہیں ہوا، وہ اسے خود سے لگاتا ہنستے ہوئے بولا۔ تو وہ چھیمپی تھی، اب باقی کا حق مہر میں شادی کی رات ادا کروں گا۔ اس کی بات پر آنے کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ اس کے حصار سے نکلی تھی۔ وہ کہہ لگا گیا تھا، ایک اور بات کہنی تھی آپ سے۔ اب کہ اس کے چہرے کی پرواز اور پریشانی دیکھ کر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ارشد صاحب کو معاف کر دیں پلیز، وہ التجائی انداز میں بولی تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ رانے کچھ اور بولو، انداز حتمی تھا۔ پلیز حیدر، وہ رو رہے تھے، وہ نرم لہجے میں بولی۔ وہ چونکا تھا، کیا کہا ابھی تم نے؟ وہ ایک دم قدم آگے آیا تھا، وہ رو رہے تھے، وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے وہ اس کے مزید حیرت میں ڈال گیا تھا۔ حیدر، وہ جلدی سے بول گئی تھی، جانے جگر آج سے پہلے مجھے اپنا نام کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا، پیچھے ہٹے، اس کے ابھی کچھ دیر پہلے والی حرکت کو یاد کر کے وہ بدکی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ اچھا بتاؤ، سمیرا کو بھی واپس بلا لو، وہ بیچاری بھی تو رو رہی ہوگی نا؟ وہ اس کو دیکھتا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ خبردار، وہ انگلی اٹھا کر دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا چیز ہو یار تم؟ وہ اس کی انگلی تھامے محبت بھری حیرت سے ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رانیہ حیدر، وہ گردن اٹھا کر بولی تھی، اور ہیرو نے ہیروئن کی تھامی انگلی کو اوپر کیا، ہیروئن کی ہاتھ کو اس کے قد سے اونچا کیا تھا۔ میں پاگل دیوانہ تیرا! ہیرو اپنی دلکش آواز میں کہا تھا۔ ہیروئن کو انگلی سے گول گول گھمانے لگا تھا، اور ہیروئن کھلکھلا کر ہنسی، گول گول گھومتی آخرکار ہیرو کے بازو پر گری تھی، اور ہیرو محبت سے اپنی ہیروئن پر جھکا تھا۔ پر یہ کیا؟ ہیروئن نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تھے۔ ہیروئن کو اس ادا پر مزید فدا ہوتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرا گیا تھا۔ ختم شدہ۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام تھا میں پاگل دیوانہ تیرا بائی بیا احمد۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جیسے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لکھ کر سبسکرائب میرا چینل، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔